तो सीबीएसई की क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर है कि आपको जो भी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ जाने के बाद मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्या उसमें मार्क्स के साथ ग्रेड्स भी मेंशन होंगे, और अगर मेंशन होंगे तो आपको कितने मार्क्स पर कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो इस बात पर क्लैरिटी देने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो सीबीएसई जो ग्रेडिंग सिस्टम अडॉप्ट करती है उसे कहते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग, ठीक है। और इसका मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो ये रहा वो पीडीएफ, वो नोटिफिकेशन जिसमें सीबीएसई ने रिलेटिव ग्रेडिंग की बात कही है। अब रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आप 91 से 100 स्कोर करते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको A1 ग्रेड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम सीबीएसई का ग्रेड सिस्टम देखें तो आपको जो ग्रेड्स अलॉट होते हैं वो A1, A2, B1, B2। तो A1 मतलब सबसे टॉप का ग्रेड। अब A1 आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 91 से लेकर 100 स्कोर करूंगा तो मुझे A1 मिलेगा, अगर 81 से लेकर 90 स्कोर करूंगा तो A2 मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सब आपका जो रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम है वो दूसरे तरीके से फॉलो होता है। सीबीएसई इसे दूसरे तरीके से ग्रेड्स कैलकुलेट करती है, ठीक है। अब मैं वो तरीका बता देता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए। तो सीबीएसई एक बात तो कंफर्म है कि आपको जो भी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट देगी सीबीएसई, उसमें आपको सब्जेक्ट में जितना आपने स्कोर किया है टोटल मार्क्स वो भी, और साथ में उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो मार्क्स के हिसाब से ग्रेड मिले वो भी मेंशन करेगी। यानी मार्क्स और ग्रेड्स ये दोनों चीजें आपके मार्कशीट में मेंशन होंगी। लेकिन मार्क्स के साथ ग्रेड कौन सा मिलेगा, इस बात पर क्लैरिटी आपको ये पीडीएफ देगा। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीबीएसई ये कहती है, साफ साफ इसी लिखा है कि अगर meaning thereby the grades are not determined on the marks range 91 to 100, 81 to 90, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगर आपके 95 किसी सब्जेक्ट में आ गए तो आपको A1 ग्रेड मिल जाएगा, क्योंकि आप जैसे यही स्कोर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो सीबीएसई क्या फॉलो करती है, वो सिस्टम ये फॉलो करती है कि मान लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट में टोटल कितने बच्चे थे, 88 बच्चे थे, ठीक है। टोटल कितने बच्चे थे, 88, ठीक है। अब 88 का अगर मैं 1/8 करूं, 88 का मैं 1/8 करूं तो ये कितना होता है, 11, ठीक है। तो 11 बच्चे, जो जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे उसमें से वो 11 बच्चे जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है उनको A1 ग्रेड अलॉट होगा, सभी को अलॉट नहीं होगा। बात मेरी समझ में आई। 88 बच्चों में से जो टॉप 11 बच्चे होंगे उनको उस सब्जेक्ट में A1 ग्रेड मिलेगा। फिर उसके बाद जो 1/8 होंगे उनको A2 ग्रेड अलॉट होगा। उसके बाद जो 1/8 बच्चे होंगे उनको A3 B1 ग्रेड अलॉट होगा। इस तरीके से ग्रेडिंग मिलेगी। आप ये मत सोचना कि मान लो 88 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट का 100 में 95 मार्क्स आ गया। बात समझना, 88 में से 50 स्टूडेंट्स का 95 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो 95 मार्क्स आ गया 50 बच्चों का, तो क्या सभी 50 बच्चों को A1 ग्रेड मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। जो टॉप 11 बच्चे होंगे, अब जरूरी नहीं कि सभी बच्चों का एक साथ सेम मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो जो टॉप के 11 बच्चे होंगे मार्क्स के हिसाब से, केवल उन्हीं टॉप के 11 बच्चों को ग्रेड मिलेगा A1। फिर अगले जो 11 बच्चे होंगे उनको A2। इस तरीके से आपको ग्रेड अलॉट होंगे, ठीक है। तो ये 1/8 किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो यहां इसी को समझाने के लिए सीबीएसई ने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि जैसे मान लेते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 1,59,052। इतने बच्चों ने हिंदी का बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है। अब इसमें से इसका 1/8 कितना होता है, 19,882, यानी 19,882। तो इतने बच्चों को A1 ग्रेड अलॉट होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये वो बच्चे थे जो टॉप के स्कोर आए, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि 91 से 100
अगर सारे बच्चों का आ गया तो सारों को A1 दे देंगे ना, ऐसा आना भी नहीं है, ठीक है। फिर अब अगले जो 19,882 बच्चे होंगे उनको A2 ग्रेड मिलेगा, फिर उसके अगले 19,882 मिलेंगे बच्चे, उनको B1, फिर B2, इस तरीके से आपका ग्रेड अलॉट होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपका अगर किसी दो सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स है तो आपको ग्रेड भी इक्वल मिले। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आपका हिंदी और हिस्ट्री में इक्वल मार्क्स है, लेकिन हिंदी और हिस्ट्री में एग्जाम देने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम नहीं हो सकते, है ना। हो सकता है कि हिंदी का पेपर जैसे यहां दिया है कि 1,59,052 बच्चों ने दिया, लेकिन हिस्ट्री का पेपर बोर्ड एग्जाम का 1,58,585 बच्चों ने दिया, ठीक है। अब आपका दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स तो इक्वल थे, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर 1/8 करोगे तो वो नंबर भी डिफरेंट आएगा, तो उस हिसाब से आपको हो सकता है ग्रेड भी डिफरेंट मिले, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मार्कशीट पर 95 दिख गया तो हमेशा A1 ही मिलेगा। A1 के लिए आपको टॉप 1/8 में आना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये है, यानी एक तरीके से रिलेटिव ग्रेडिंग है। बात समझ में आ गई है ना। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। जैसे सीबीएसई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों में से 5 बच्चों का किसी सब्जेक्ट में 97 मार्क्स आ गया, है ना। किसी 5 बच्चों का 97 मार्क्स आ गया, तो क्या सभी को A1 ग्रेड मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई कह रही है कि मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 1/8 को ही मैं क्या करूंगा, A1 ग्रेड दूंगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, इसके 1/8 कितना हुआ, तो अप्रोक्स कितना हुआ, 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 के अराउंड, तो उतने बच्चों को A1 ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का रिलेटिव ग्रेडिंग है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 97 आ गया तो कंफर्म है कि A1 ग्रेड होगा, है ना। 85 आ गया तो कंफर्म है कि A2 ग्रेड नहीं हो, A2 ग्रेड होगा। तो ये सब रिलेटिव है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो रिलेटिव है, ना कि एग्जैक्ट नंबर के बेसिस पे है कि नंबर का क्राइटेरिया बना दिया, अगर नंबर इस नंबर रेंज में है तो ये ग्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको उस टॉप में होना पड़ेगा। अगर आप इस टॉप 1/8 में हो, तो आपका A1 है, ठीक है। मार्क्स कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इस टॉप 1/8 में हो तो A1 ग्रेड, अगले 1/8 के कैटेगरी में हो तो A2 ग्रेड, अगले 1/8 के कैटेगरी में हो तो B1 ग्रेड, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में E ग्रेड मिला है, इसका मतलब कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, आपके मार्क्स 33% से कम है। लिखा रहेगा एसेंशियल रिपीट। ई का मतलब क्या है? एसेंशियल रिपीट, यानी आप उस सब्जेक्ट में फेल हो और उस सब्जेक्ट में आपको फिर से पास होना पड़ेगा। अब पास होने के लिए क्या करोगे? कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, ठीक है। और कंपार्टमेंट एग्जाम देकर जब पास कर जाओगे तो जो पुरानी सर्टिफिकेट मिली थी उसको सबमिट करके आपको फिर एक दूसरी मार्कशीट मिलेगी, है ना। पुरानी वाली मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा, फिर एक नई मार्कशीट मिलेगी जिसमें आपका ये ग्रेड, जिस सब्जेक्ट में आप फेल थे अब पास हो गए, फिर उसमें एक नया ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरा पॉइंट इसी बारे में था। तो आई थिंक अब आपको चाहो तो अगर पढ़ना है तो आप ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये वाला जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि 16 मई को आया है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने काफी इजी तरीके से समझा दिया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अब आपका इंतजार खत्म होता है, जल्दी से आपको सीबीएसई मार्कशीट इशू करेगी और उसमें आपको मार्क्स के साथ साथ ग्रेड्स भी अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मत आर्ग्यू करना कि मेरे तो 91 आए हैं तो मुझे A1 ही ग्रेड मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा जब आप टॉप के 1/8 स्टूडेंट्स में अपना नाम बना पाओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।